रेशियो एनालिसिस। व्हाट इज रेशियो एनालिसिस? हम लोग कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, डॉक्टर के पास जाते हैं, हेल्थ चेकअप करने के लिए जाते हैं। हेल्थ चेकअप जब करते हैं तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, और वो ऐसे ही डॉक्टर जब तक वो कंपोनेंट को चेक नहीं करते हैं, वो पैरामीटर को चेक नहीं करते हैं, तब तक वो किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंचते हैं, तब तक वो किसी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। जस्ट लाइक अगर एक आदमी है जो दौड़ता है, बहुत दौड़ता है 5 किलोमीटर्स, और उसको आप देख रहे हैं ये तो दौड़ सकता है, बिल्कुल हेल्दी है, बट उसके अंदर दौड़ने के बाद उसका बीपी शूटअप हो जाता है और वो प्रॉब्लम में आता है, उससे बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगते हैं। तो आप किसी की सामने से देख करके अंदर के प्रॉब्लम को आप नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो आपको देखने के लिए आपको उसको डायग्नोज करना पड़ेगा, उसके कंपोनेंट्स को। तो ऐसे क्या है कि रेशियो को समझने के लिए आप ऐसे समझो कि एक रिलेशन को दूसरे रिलेशन से कंपेयर करते हैं, हम लोग कंपैरिजन करते हैं एक पैरामीटर को दूसरे पैरामीटर से। तो रेशियो का मतलब है, आप पहले भी बैंक पीओ वगैरह आपने एग्जाम दिया है, तो उसमें आपने रेशियो एनालिसिस की जगह पे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पढ़ा होगा। तो रेशियो एनालिसिस यहाँ भी प्रोपोर्शनल है, बट यहाँ पे अकाउंटिंग टर्म है, ठीक है। तो ऐसे समझो कि जो रेशियो है, इट्स लाइक अ हेल्थ चेकअप फॉर अ कंपनी यूजिंग फाइनेंशियल नंबर। अब क्या है कि हम लोगों ने कल पढ़ा, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, कौन सा चैप्टर पढ़ा था कल? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसमें हम लोगों ने देखा कि कौन कौन मैकेनिज्म होते हैं, एक्टिविटीज होती है, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, इसको हम लोग रेशियो एनालिसिस, ये हेल्प करते हैं रेशियो एनालिसिस करने में, ठीक है। तो फाइनेंशियल जो नंबर्स होते हैं उसको हम लोग चेक करते हैं। तो इट्स लाइक ए हेल्थ चेकअप। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ चेकअप हम लोग उसके रेशियो से करते हैं। सिर्फ बैलेंस शीट से, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से हम लोग हेल्थ चेकअप नहीं कर सकते, वो प्रॉपर पिक्चर नहीं देता है, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग डिफरेंट फाइनेंशियल फिगर्स। इसमें डिफरेंट फाइनेंशियल फिगर्स होते हैं। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ वेल द कंपनी इज डूइंग, ठीक है। जस्ट एज ए डॉक्टर यूज टेस्ट टू चेक अ पर्सन हेल्थ, एनालिस्ट यूज रेशियो टू चेक अ कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ। गॉट इट? By examining these ratio, we can determine if a company is in a good shape or facing potential problem. तो यहाँ पे by analyzing और examining these ratio, we can determine क्या, कि कंपनी क्या कर रही है, if company is doing well or facing potential problem। तो ये रेशियो से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को आइडिया मिलता है, एनालिसिस करके हम लोग को एक आइडिया मिलता है। तो इट्स लाइक ए हेल्थ चेकअप। अब आओ कि एक कंपनी है, मान लेते हैं कंपनी है, कोई कंपनी हम लोगों के पास है, मान लेते हैं ये कोई एक्सेल कंपनी है, एक्सेल इंटरप्राइजेस, ठीक है। अब इसका कुछ फिगर दिया हुआ है, ये आपकी कंपनी है, और मतलब ये कंपनी है, और इसमें कुछ फिगर्स दिए हुए हैं। नेट प्रॉफिट 10 करोड़, सेल 100 करोड़, इन्वेस्टमेंट 50 करोड़। अब अगर इसका प्रॉफिट मार्जिन पूछा जाए तो कैसे आप बताओगे? यस, थैंक्स। प्रॉफिट मार्जिन पूछोगे तो कैसे जाएंगे? रेट रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई अगर बताना होगा तो क्या करेंगे? हम लोग कंपेयर करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो हम लोग जब कभी भी, जैसे अगर हम लोग को प्रॉफिट मार्जिन निकालना होगा तो हम लोग पहले सेल्स की बात करेंगे, सेल्स कितना हुआ, ठीक है। उसके बाद सेल्स तो हो गया, अब उसमें नेट प्रॉफिट कितना आया, नेट प्रॉफिट पे सेल्स कितने पे नेट प्रॉफिट है, ये करेंगे। तो एक पैरामीटर को लिए सेल्स को, दूसरे पैरामीटर को लिए नेट प्रॉफिट को। तो हम लोग अगर इसको नेट प्रॉफिट को एनालाइज करेंगे इस तरह से, तो कितना हो जाएगा ये 100, 10 डिवाइडेड बाय 100, मतलब ये कि जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 10% है, ठीक है।
तो हम लोग क्या किए, एक पैरामीटर को दूसरे पैरामीटर के साथ कंपेयर किए, कंपेयर करके अब मुझे एक चीज बता दो यहां पे कि एक चीज आप बताओ मुझे, यहां पे नेट प्रॉफिट है, सेल्स है, इन्वेस्टमेंट है, क्या ये कंपनी प्रॉफिटेबल है? अगर ये फिगर नहीं देते हैं आपका, ये जो फिगर है, सपोज करो कि मैंने ये फिगर को हटा दिया, आप बता पाओगे ये कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं है? बताइए, बता पाओगे? यस, अभी आपने जब ये डेटा सेल्स फिगर मैंने रिमूव कर दिया, कैन यू गेस वेदर दिस कंपनी इज अ प्रॉफिटेबल और नॉट? हाउ? 20%? ठीक नहीं, हाउ कैन यू से इट इज नॉट अ प्रॉफिटेबल एंड इट इज अ प्रॉफिटेबल और नॉट प्रॉफिटेबल unless you have a sales data in your hand. So if somebody is saying that net profit is company का 10 crore है, it doesn't mean that company is doing well, and it is also doesn't mean it that the company is having a potential risk or facing a potential problem. Can't say unless you have a sales figure. अब सपोज करो कि यहाँ पे तो सपोज करो कि यहाँ पे ये 100 CR था, है ना? अब यहाँ पे ये 100 CR का मतलब ये 10% इसका नेट प्रॉफिट। अब ये 1000 है सपोज करो, तो 1%, मान लेते किसी ने इन्वेस्टमेंट 10,000 किया, नेट प्रॉफिट 0.1%, तो क्या ये प्रॉफिट है? नहीं, वो इसलिए नहीं है, क्यों? आप कंपेयर करके बता दियो। तो ये जो कंपोनेंट्स है ये आपको चाहिए किसी भी एनालिसिस पे पहुंचने के लिए, समझ में? तो इस वाले केस में जैसे नेट प्रॉफिट सेल, तो हम लोग क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, हम लोग का कितना आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 10% इस वाले केस में। अब आरओआई का क्या है? आरओआई हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, आरओआई के लिए क्या करते हैं, आरओआई जाने, अब अगर आप चाहते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं, तो आपको आरओआई पता तो होना चाहिए कि यार इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कितना है और उससे रिटर्न कितना आया, उससे प्रॉफिट कितना आया। तो ये आप एनालिसिस करते हैं। तो आप क्या करते हो, आप करते हो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, क्या करोगे आप, इन टोटल इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब हो गया 10 डिवाइडेड बाय 50, 20% आरओआई है ना? तो ये एक हम लोगों को एक आइडिया देता है डिसीजन मेकिंग में, ये एक आइडिया देता है हम लोग को हर एक तरह के डिसीजन मेकिंग में, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, एक्सपेंशन हो, वाइंड अप हो, कुछ भी हो, ये एक आइडिया देता है रेशियो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ को जानने के लिए। ठीक है? जैसे सर सॉल्वेंसी रेशियो देखते हैं किसी कंपनी। हाँ हाँ बिल्कुल। अब देखो, ये तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट, तो अब देखो कि इसमें जो क्लासिफिकेशन होते हैं, पहले इसको समझ लो कि क्लासिफिकेशन, ठीक है? अब इस क्लासिफिकेशन में हेलो इट हैज बीन कैटेगराइज इन 2 वेज। मैं हेलो सर। सारे रेशियो को बताऊंगा, आप आराम से देखो, मैं सारे रेशियो को बताऊंगा, हर एक रेशियो पे हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। अगर उसके बाद फिर मैं पूछूंगा तब बताना, ठीक है? तो पहले आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज। कोई और प्रॉब्लम है क्या? बोलिए। बोल दिया था आप, इंडस्ट्री भी वेरिएबल करेगा।
आवाज नहीं आ रही है, प्लीज टाइप योर क्वेरी, प्लीज टाइप योर क्वेरी। तो आप देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, पहले जो होता था, जो क्लासिफिकेशन था रेशियो का, रेशियो को जिस तरह से कैटेगराइज किया गया था वो तीन तीन पैरामीटर पे था। एक बैलेंस शीट पे था, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे था, और तीसरा जो था वो कंपोजिट था, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को कंपेयर करके वो किसी भी एनालिसिस पे पहुंचते थे। ये ट्रेडिशनल था, ठीक है। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन इज समथिंग डिफरेंट, और जो ट्रेडिशनल है वो पहले से चला आ रहा था। तो इसमें क्या क्या है, इसमें पहले जो कंपेयर किया जाता था वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियो था, विच कैलकुलेटेड फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलोन। दूसरा था बैलेंस शीट रेशियो, बैलेंस शीट से इसका फिगर हम लोग कंसीडर करते थे। तीसरा था कंपोजिट, मतलब दोनों को मिक्स करके इंटर स्टेटमेंट रेशियो, बैलेंस शीट प्लस प्रॉफिट एंड लॉस को कंपेयर करके ये निकालते थे हम लोग ट्रेडिशनल में। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स, विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर अमंग दीज ऑप्शंस, तो ये ट्रेडिशनल में देंगे कि स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को एनालिसिस करते थे, बैलेंस शीट को एनालिसिस करते थे कंपोजिट में से। तो आपको तीन पैरामीटर याद रहना चाहिए, ठीक है। कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं वो also depend upon in which industry it is, very good। तो वो कंपनी, आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल है कि नहीं वो सही बात है, हम लोग सिर्फ अभी रेशियो की बात कर रहे हैं। अब कंपनी पहले रेशियो में करेंगे, फिर आप कभी भी किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वेदर दिस कंपनी इज प्रॉफिटेबल और नॉट, first you need data in terms of ratio. So once you understand the ratio, then you can give your points that whether it is a profitable one or you should avoid investing in those companies, right? तो पहला हो गया ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट फंक्शनल। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या है? फंक्शनल क्लासिफिकेशन ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल, तो थोड़ा सा क्रूड टाइप का है, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी मस्ट बी स्टडीज टुगेदर यूजिंग बोथ द बैलेंस शीट एंड द इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। अब आ जाओ ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो गेज द अर्निंग और प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, ये सब बताएंगे, ठीक है। प्लीज म्यूट, somebody is there, please mute, there is a background noise. Who is please mute, fine। हाँ, तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि what we are talking about that functional classification, in traditional classification there was three parameters, that is the profit and loss statement analysis, balance sheet and composite, both। In functional classification there are three ratios that we have to consider। the profitability ratio एक है, दूसरा है टर्नओवर और एक्टिविटी रेशियो। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है, गेज द अर्निंग और प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। इस रेशियो से हम लोग ये पता करते हैं कि कोई भी कंपनी की प्रॉफिट अर्निंग की कैपेसिटी कितनी है। हम लोग ये पता करते हैं कि उसकी प्रॉफिट अभी क्या है, और कंपेयर करते पिछली बार क्या था, अभी क्या है, उस इंडस्ट्री में और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके कंपेयर में कितने हैं। रमेश प्लीज म्यूट। रिफ्लेक्ट, अब ये जो टर्नओवर है ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट द इफिशियंसी इन एसेट्स मैनेजमेंट। तो जो टर्नओवर में है ये एसेट्स मैनेजमेंट, जितनी भी एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स है, उसके हिसाब से प्रोडक्शन कितने आ रहे हैं, लायबिलिटीज कितने हैं। फिर है फाइनेंशियल एंड सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, एनीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्वेंसी? नो, सॉल्वेंसी का मतलब होता है सपोज फाइनेंशियली सर, साउंड। फाइनेंशियली साउंड, इनसॉल्वेंट का मतलब फाइनेंशियली बैंकरप्ट, ठीक है। तो जो सॉल्वेंसी जहां पे देंगे फाइनेंशियली साउंड कितने हैं, ठीक है।
तो सॉल्वेंसी का मतलब होता है फाइनेंशियली साउंड, इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ फर्म टू मीट इट्स लायबिलिटीज। ठीक है, अब देखो कि तो ये जो जैसे किसी बैंक के पास डिपॉजिट्स हो गया, अगर किसी भी टाइम पे बैंक बंद होगा तो क्या वो पूरे कस्टमर्स को वापस दे सकते हैं क्या एक क्या साथ वो पैसे? क्या क्या, वन सेकेंड हाँ प्लीज सब। बोलिए। सर सॉल्वेंसी रेशो वही होता है ना, सपोज अगर कोई बैंक काम कर रहा है, उनके पास 100 करोड़ का डिपॉजिट इस कारण पे है, अगर वो एट अ टाइम वो कंपनी बंद होगी तो वो क्या वो एट अ टाइम पैसे वापस दे एग्जैक्टली सकते हैं? एग्जैक्टली, तो लाइबिलिटीज आप मैनेज कर पाते हैं कि नहीं पाते हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, लेकिन ये ब्रॉड सेंस में मैं बताऊंगा। ठीक है, अब आ जाओ, ये सॉल्वेंसी है ना, तो इट हैज बीन कैटेगराइज इन टू पार्ट्स, दैट इज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी क्या है, रिफ्लेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन सॉल्वेंसी इन द शॉर्ट टर्म। और लॉन्ग टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म है इंडिकेट सॉल्वेंसी इन द लॉन्ग टर्म, बस यही है। ठीक है, तो ये 3 पैरामीटर्स हैं। अब देखो, हम लोग गौर से देखना, पे योर अटेंशन। फाइनेंशियल रेशियोज, ठीक है, दिख रहा है। फाइनेंशियल रेशियो 3 टाइप्स के होते हैं। ये क्वेश्चंस, आई एम अनएबल टू कनेक्ट, काइंडली टेल मी द टॉपिक कवर्ड इन टुडेज। फाइन, प्रॉफिटेबिलिटी है फाइनेंशियल रेशियो में, सॉल्वेंसी है और टर्नओवर रेशियो है। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो और टर्नओवर रेशियो। अब जो प्रॉफिटेबिलिटी है, इसमें आ जाता है 1, ओवरऑल, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। दूसरा ग्रॉस, तीसरा नेट ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, पीआर लिखते हैं, नेट पीआर, अर्निंग अर्निंग पर शेयर, ई एंड ई रेशियो, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। ठीक है, ये 5 पैरामीटर होते हैं, किसके अंदर में आते हैं, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आते हैं। कौन कौन, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी, नेट प्रॉफिटेबिलिटी और ई आर, अर्निंग पर शेयर प्रॉफिटेबिलिटी, एंड फिर पी एंड ई, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। सॉल्वेंसी में क्या आ जाएगा, सॉल्वेंसी में आ जाएगा लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म में डेब्ट इक्विटी, लिक्विडिटी, करंट। एक और आता है। ठीक है, ये जो है, ये शॉर्ट टर्म है, ये जो है ये शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। ये लिक्विडिटी, करंट और ये जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है, ये लॉन्ग टर्म है। ठीक है, अब आ जाइए टर्नओवर में। टर्नओवर रेशियो, डेटर रेशियो,
डेप्ट कलेक्शन रेशियो। ये सारे रेशियो हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो ये आप समझ लीजिए, इसमें 5 पैरामीटर्स हैं, इसमें 3 पैरामीटर्स है, इसमें एक और होता है लॉन्ग टर्म में, वो होता है फिक्स एसेट्स रेशियो, उसको मैंने छोड़ दिया है इंटेंशनली। और उसके बाद जो इसमें शॉर्ट टर्म है वो लिक्विडिटी एंड करंट। जब कभी भी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो की बात आएगी उसमें दो हैं, लिक्विडिटी और करंट। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो मतलब लॉन्ग टर्म रेशियो का मतलब डेब्ट इक्विटी, मान के चलो बॉन्ड, याद रखना बॉन्ड याद रखना, तो आपको लॉन्ग टर्म समझ में आएगा सॉल्वेंसी रेशियो में, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में है। और प्रॉफिटेबिलिटी में 5 है, एक है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, एक ग्रॉस है, नेट है, ERS है और PE है। ER का मतलब अर्निंग पर शेयर, PE का मतलब है प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। टर्नओवर में टर्नओवर एक रेशियो है, दूसरा है डेप्ट रेशियो है, तीसरा है डेप्ट कलेक्शन रेशियो। ये 3 पैरामीटर है, याद रखना इसमें, ठीक है। क्लियर। अब आते हैं हम लोग इसको समझते हैं, ये समझ गए। अब देखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हेल्प assess company's ability to generate profit relative to certain variables such as sales, assets and equity। ये 3 पैरामीटर को निकाल करके ये प्रॉफिटेबिलिटी हम लोग गेज करते हैं, हम लोग ये पता करते हैं कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। उसी तरह सॉल्वेंसी क्या है, सॉल्वेंसी जो मैंने पहले बताया था फाइनेंशियली साउंड। तो सॉल्वेंसी रेशियो आर कंसर्न विद द कंपनीज लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एंड हेल्थ एंड इट्स एबिलिटी टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म एबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म भी है। दीज रेशियो प्रोवाइड इनसाइट इनटू द कंपनीज लेवरेज। लेवरेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेवरेज, एनीवन? एंड हाउ एडिक्वेटली बिजनेस इज कैपिटलाइज्ड। आप कभी भी देखोगे कि लेवरेज का ये आता होगा मीनिंग, ठीक है ना, कई बार आता है कि लेवरेज लेवरेज करके आता है, ठीक है। लेवरेज का मतलब क्या होता है, मतलब ये कि ऐसे समझो कि मैं room for something, सॉरी to provide room for something। प्रॉफिट नहीं, देखो लेवरेज यहाँ पे जो लेवरेज है that means is that if you borrowed something from bank for the purpose of investment, that you are just utilizing those funds well or not। आपने उस फंड को यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो आपने फंड बोरो लिया है उससे आप जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसमें जिसमें भी आपने इन्वेस्ट किया है पैसा लेकर के, वो आप यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वो लेवरेज उसको कहते हैं हम लोग। एंड लेवरेज हाउ एडिक्वेटली बिजनेस इज कैपिटलाइज। तो ये हम लोग समझ गए सॉल्वेंसी रेशियो। फिर टर्नओवर, इट मेजर्स हाउ इफेक्टिवली it measures how effectively a company uses its assets or liabilities during a period turnover में। These ratio provide insight into the operational efficiency of a business। A high turnover ratio indicates that the company is using its assets or liabilities efficiently, while low ratio suggests इट्स अपोजिट। कहने का मतलब है कि अगर टर्नओवर रेशियो हाई है कंपनी अच्छा कर रही है, टर्नओवर रेशियो लो है कंपनी अच्छा नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि वो अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रही है और एफिशिएंट नहीं है कंपनी, जो टर्नओवर हो रहा है उससे प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। क्लियर यहां तक? अब आ जाओ, अब यहां से गेम शुरू होता है, ठीक है। अब जरा सा दिल थाम लीजिए आप लोग, ठीक है। दिख रहा है ये फिगर? मैं हट जाता हूं। चलिए, एक कंपनी है एक्सेल एंटरप्राइजेस, ठीक है, एक कंपनी है एक्सेल एंटरप्राइजेस। ये फिगर आपको दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? सेल्स दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, टोटल डेब्ट दिया हुआ है, इक्विटी टोटल एम्प्लॉयड फंड दिया हुआ है। टोटल एम्प्लॉयड फंड मतलब इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट और टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स,
करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट प्राइस पर शेयर। ठीक है, ये दिख रहा है सारा, दिख रहा है ना? चलिए अब देखो कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में मैंने कहा था ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये एक्चुअली इसको हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना कैपिटल लगाए हैं, टोटल कैपिटल जो लगाए हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। तो इसको हम लोग ऐसे निकालते हैं। इस केस में क्या होगा बताते जाइए आप लोग। यहां क्या लिखूंगा मैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितनी है, दिख रही है कहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये देखिए फिगर। तो यहां पे क्या है, लिखा ऑपरेटिंग हुआ प्रॉफिट क्लियर नहीं दिख पा रहा है। क्लियर नहीं दिख पा रहा। नहीं पर लिखा हुआ जो अति है क्या कहते हैं डिजिट, क्लियर नहीं दिख पा रहा है। एक सेकंड रुको, हाँ सर अब क्लियर दिख रहा है, अब इतने पर लाइट पर क्लियर दिख रहा है। दिख रहा है? हाँ ये आप सर अब दिख रहा है। कौन सी बात कर रहे हो, दिस वाले पार्ट और दिस वाला पार्ट, कौन विच पार्ट? नहीं सर दोनों पार्ट अब दिख रहा है, उस समय नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है। तो दिख रहा है। तो आप मुझे ठीक। बताओ कि यहाँ पे क्या होगा, क्या लिखना है मुझे। वहां पे ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी में मैंने बताया था फाइव प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हैं जो आपको पढ़ने हैं। और फर्स्ट इज ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जो जिसको हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, फास्ट, ये कितना 3 दिया लाख। हुआ, 3 लाख ठीक। डिवाइडेड बाय कितना होगा, 15 लाख होगा, यही दिया हुआ ना, ये फिगर है, दिख रहा है? यस सर। ठीक है, अब ये फिगर दिख रहा है, क्या होगा यहाँ पे बताओ जल्दी, कितना परसेंट होगा? 20% सर। हाँ 20%। 20%। तो ओवरऑल जो रेशियो है, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो 20% है। तो इससे क्या फायदा हो, इसको हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो कहते ही हैं। तो ये जो एक्चुअली में जो आपका ये जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वो क्या करता है, रिटर्न जनरेटेड ऑन द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, हायर रेशियो सिग्निफाई द इफेक्टिव यूज ऑफ कैपिटल। याद रखना, जितना ज्यादा ये रेशियो अप होगा उतना ज्यादा लग रहा है कि रिटर्न है, बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है। किसमें, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में। इसको करते हैं हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये फिगर आपका दिया होगा, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल जो कैपिटल लगा है, ठीक है। उसके बाद उसको जो फिगर आएगा वो हम लोग उससे प्रॉफिटेबिलिटी, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालते हैं। क्लियर? अब आओ दूसरा देखो। दूसरा मैंने बोला था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 4 लाख। 4 लाख है। डिवाइडेड बाय सेल्स कितना है, 10 लाख। 10 लाख। कितना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, 40% होगा, होगा ना? वेरी गुड। This ratio tells about the efficiency of production as well as pricing. A higher ratio is better indicating that the company is a healthy margin over its production. मतलब इस वाले रेशियो को जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो इसमें हम लोग को एक्चुअली क्या देता है कि ये जो मार्जिन है, किससे, हेल्दी मार्जिन ओवर इट्स प्रोडक्शन। प्रोडक्शन पे जो हेल्दी मार्जिन है, जितना मार्जिन है, मतलब हम लोग 10 लाख बेचे हैं लेकिन हमको
40% उसमें से रिटर्न आ रहा है। ये देख करके 40% रिटर्न आ रहा है कि हमने 100% का बेचा, 40 तो आ ही जा रहा है, 40% तो प्रॉफिट ही आ रहा है उसमें। ठीक है, सर ये प्रोडक्शन का हमें कैसे बताता है, जबकि हमें सेल्स का पैरामीटर यूज करते हैं। सेल्स का तो पैरामीटर करते तो सेल्स इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जो प्रोडक्शन हुआ सेल्स से हम लोग को 40% आ रहा है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हो गया। जब आप एक काम ऐसे बताओ कि आपने, यू आर अ मेकर ऑफ ए टी शर्ट कंपनी, यू आर मेकिंग टी शर्ट्स, नाउ द ऑपरेटिंग कॉस्ट, आपका टोटल कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पर्टिकुलर, कह सकते हो कि टी शर्ट का आपको 100 लगा, आपने उसका सेलिंग प्राइस रखा 30, तो 30 जब रखा तो ये 30 क्या है आपका कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 100 है, आपने सेलिंग प्राइस उसका 30 रखा, सेल्स फिगर यहां पे 100 है, और आपको ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है 40%। समझ में आया, क्लियर? हाँ सर, होगा। नहीं समझ में आया फिर से पूछो, फिर से बताएंगे। अगर कोई भी प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं तो एक कॉस्टिंग होती है। सपोज करो कि ये पेन बनाए, इसकी कॉस्टिंग आती है 100, बट मैं इसे बेच रहा हूं 150 में, तो 150 में ये सेलिंग प्राइस है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट मेरा कितना है इसमें 100 रुपीज 100। लगा। हाँ, और तो ये 50 क्या है, मेरा मार्जिन है सेल्स का। तो सेल्स को अगर हम ये करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी तो बता रहा ना। अब अगर ये कम रहेगा, मान लेते हैं ये सेल्स फिगर कम रहेगा, सपोज करो कि ये 44 ही लाख है, तो मेरा कितना परसेंटेज हुआ 1%, 1% ही होगा ना। यहाँ पे 4 लाख से दे देते हैं, 4 लाख और 4 लाख, तो ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख है और सेल्स में भी 4 लाख हुआ, तो कितना हो गया। नेक्स्ट, चलो नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेम नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, सेल्स से ही हम लोग सेल्स को ही कंपेयर कर, जब कभी भी प्रॉफिट की बात आएगी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हम लोग सेल्स को ही कंपेयर करेंगे, बेस हम लोग सेल्स को ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 होगा। यहां पे क्या होगा फिगर, कौन कौन सा है, नेट प्रॉफिट कितना है, कितना है नेट प्रॉफिट 2,50,000। 2.5 लाख सर। 250, 2,50,000 नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स कितना अपना 10 लाख इंटू 100 क्या आएगा 25%। ये फिगर आ गया, आ गया। So this ratio indicates how much of each rupees of the sales is left after all expenses. It gives a good indication of the overall profitability of the company. Exactly वहां तो 40% हम लोगों ने देखा था, ठीक है, यहां हम लोगों ने 40% देखा था कि ग्रॉस प्रॉफिट है, उसमें टैक्स है, इंटरेस्ट है, सारे चीज को काट करके हमारे पास 25% आया 100 में, मतलब 25% का प्रॉफिट हम लोगों को हुआ इस बिजनेस में। क्लियर? नेक्स्ट, अर्निंग पर शेयर, ये क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो भी नेट प्रॉफिट होता है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, कि अगर कंपनी का शेयर्स कितना है उससे हम लोग पता चलता है कि अर्निंग पर शेयर्स कितना है, एक शेयर का प्राइस है उस पर अर्निंग कितना आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नेट प्रॉफिट है हम लोग का 2.5 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 1 लाख। कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 25। 25। तो हम लोग जो 25 आ रहा है रुपीस वो अर्निंग पर शेयर है 25। इट मेजर द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ईच शेयर, हायर ईपीएस अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर। अभी तक हम लोग जितने भी ज्यादा अच्छे रेशियो होंगे हायर रहेंगे अर्निंग पर शेयर का, इसका मतलब इन्वेस्टर उतने ज्यादा आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइस अर्निंग रेशियो।
प्राइस अर्निंग रेशियो मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस। तो बैक वाला का 25 नहीं आएगा, 2.5 आएगा। कितना है अर्निंग पर शेयर? नेट प्रॉफिट कितना है अपना? 2.5 आ रहा है। यस 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 2.5। अरे मैंने भी नहीं देखा। 2.5। गुड, वेरी गुड, आई लाइक इट। नेक्स्ट, वो अभी पकड़ा ही जाता, कुछ गड़बड़ होता तो पकड़ा ही जाता। क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस पर शेयर यहाँ पे दिया हुआ है डिवाइडेड बाय ईपीएस। ठीक है, तो प्राइस अर्निंग रेशियो यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो मार्केट प्राइस पर शेयर कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। तो 30 डिवाइडेड बाई कितना होगा? यहां पर ईपीएस कितना था? 2.5 था। 2.5 था, कितना आया? 12। वेरी गुड, ये 12 आया, ₹12। प्राइस अर्निंग रेशियो कितना आया? 12 आया, 12%। तो सिग्निफिकेंट क्या? इट सिग्निफाइज द कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर in company's future earning capacity. The question will be like that, for which parameter you can find the future earning capacity, with the help of which ratio you can find future earning capacity of a company. Then your answer will be price earning ratio, PE. ठीक है, a higher PE ratio indicates higher growth एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट, हम लोग ने 5 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देख लिया, ठीक है, और 5 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देख लिया। अब हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो देखेंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हम लोग का फिनिश हो गया। सॉल्वेंसी रेशियो में ये लॉन्ग टर्म इक्विटी रेशियो भी कहते हैं, इसको डेब्ट इक्विटी रेशियो भी कहते हैं, दोनों कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद रखना है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो इज आल्सो नोन एज ए लॉन्ग टर्म इक्विटी रेशियो। इसको कैलकुलेट कैसे कहते हैं? टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। टोटल डेब्ट कितना है? टोटल डेब्ट है 5 लाख, है ना? 5 लाख। इक्विटी कितना है? कितना है? 10 लाख। है इतना? कितना होगा? जल्दी बताइए, क्या फिगर आएगा? 50%। 50% आएगा। आ गया? हम लोग क्या निकाले? डेब्ट इक्विटी रेशियो निकाले। ठीक है, ये क्या है? दिस रेशियो प्रोवाइड इनसाइट इनटू द कंपनीज लेवरेज। लोअर रेशियो इंडिकेट्स लोअर फाइनेंशियल रिस्क। अब एक चीज आप समझ लो, कोई कंफ्यूजन नहीं, नो मोर कंफ्यूजन ऑन रेशियो एनालिसिस। प्रॉफिटेबिलिटी में एक थंब रूल दे रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी में जितने भी इंडिकेटर, जितनी भी रेशियो अप रहेगी, वो उतना अच्छा रहेगा कंपनी के लिए और इन्वेस्टर के लिए। सॉल्वेंसी रेशियो डाउन है, जितना कम उतना लायबिलिटीज कम है। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी में अप, सॉल्वेंसी में डाउन। ठीक है, तो दिस रेशियो प्रोवाइड इनसाइट इनटू द कंपनीज लेवरेज। उसने जितना जो लोन लिया है, बोरो किया है, ठीक है, उस हिसाब से वो यूज कर पा रही है कि नहीं कंपनी। लोअर रेशियो इंडिकेट्स लोअर फाइनेंशियल रिस्क। क्लियर? सर इसमें भी परसेंटेज नहीं ना होगा क्या? सॉल्वेंसी में? सर परसेंटेज होगा क्या? परसेंटेज देखिए, रेशियो आप फ्रैक्शन को आप कैसे करोगे? फ्रैक्शन को परसेंटेज नहीं तो करोगे ना, तो ये तो फ्रैक्शन है। आप चाहो तो परसेंटेज में कर लो, या फिर ऐसे ही कर लो, आप ऐसे भी ले सकते हो ना। इसको आप क्या करोगे?
0.5 लोगे? है ना लोगे? तो 0.5 Okay. बोलो या 50% बोलो। ओके अब आ जाओ, यहाँ पे क्या है? करंट रेशियो, ये शॉर्ट टर्म रेशियो है। करंट एंड लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म, डेब्ट इक्विटी रेशियो लॉन्ग टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स कितना है बताओ आप लोग? करंट एसेट्स कितने हैं? 7 lakhs। करंट एसेट्स 7 लाख है। डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज कितनी है? 3 lakhs। 3 लाख है। चलिए आंसर बताइए। टू 2.33। ठीक है। अच्छा, इस रेशियो को बोला जाता है कि अगर ये 1 से ऊपर होता है तो ये फाइनेंशियल हेल्थ इसका अच्छा होता है। ये 1 से नीचे नहीं होना चाहिए। ये रेशियो 1 से नीचे नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका करंट असेट्स मान लेते हैं 100 है, करंट असेट्स 100 है और करंट लायबिलिटीज आपका भी 100, ये 10 है, दोनों 10 है, तो क्या हो गया? 1 हो गया। अब करंट असेट्स मान लेते हैं यहाँ पर आपका ये 1 से नीचे का मतलब क्या हो गया? या तो ये 8 हो गया, यहाँ 10 हो गया, होगा ये 0.8 हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपकी लायबिलिटीज ज्यादा है, असेट्स आपके ज्यादा नहीं है, आपके पास लायबिलिटीज ज्यादा है। तो इसको 1 से ऊपर रखने के लिए ये ऑलवेज शुड बी ग्रेटर देन 1। ये ऑलवेज शुड बी ग्रेटर देन 1। This should always be greater than 1। ठीक है, तो ऐसे समझिए कि अगर मान लेते 1 से नीचे है, क्यों ये नहीं होना चाहिए 1 से नीचे? क्योंकि अगर आप लायबिलिटीज आपकी ज्यादा होगी तब ये 1 से नीचे आ जाएगी और आपके एसेट्स कम होंगे। करंट आपके जो एसेट्स हैं वो कम है और लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज ज्यादा है, तो ये प्रॉफिटेबल नहीं है बिजनेस। क्लियर? नेक्स्ट में है लिक्विडिटी रेशियो, और इसको क्विक रेशियो भी बोलते हैं। लिक्विडिटी रेशियो को क्विक, आप ऐसे याद रखो, कभी भी क्वेश्चन आएगा कि क्विक रेशियो और लिक्विडिटी, तो जो लिक्विड है वो क्विकली क्या होता है? कोई लिक्विड फंड है, क्विकली कैश हो जाता है, इन कैश आप तुरंत कर सकते हैं, तो क्विक की बात आएगी तो लिक्विडिटी रेशियो है, याद रखना। तो इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं? करंट असेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्रीज। ठीक है, तो करंट लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। यहां पे क्या होगा? करंट असेट्स कितने हैं? 7 लाख। ठीक है, उसके बाद क्या है? माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना अपने पास? 2 लाख। उसके बाद क्या है? डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज कितने हैं? 3 लाख। ये हो जाएगा 5 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख। क्या आएगा आंसर? 3 लाख है। 7 माइनस 3 क्या आएगा आंसर? 5 डिवाइडेड बाय 3 166 आएगा सर। 166 आएगा। तो ये आपका क्या है? लिक्विडिटी रेशियो है। तो सॉल्वेंसी में हम लोगों ने डेब्ट इक्विटी रेशियो पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा करंट रेशियो पढ़ा, और ये लिक्विडिटी रेशियो पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब इसको कैसे निकालते हैं हम लोग COGS। COG का मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स, है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक। यहां पे क्या होगा?
चलो फटाफट बोलो क्या होगा यहाँ पे? 6 lakhs 6 divided lakhs, by वेरी गुड, 2 lakhs, डिवाइडेड बाय 2 3 lakhs. lakhs, क्या आ गया? 3:1. 2 आ गया ना? हाँ हुआ। चलिए ये समझ में आ गया, टर्नओवर इजी है। दिस रेशियो मेजर हाउ मेनी टाइम्स अ कंपनीज इन्वेंट्री इज सोल्ड एंड रिप्लेस ओवर अ पीरियड। हायर Sir. टर्नओवर रेशियो इंडिकेट इफिशिएंट इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो आपको यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, दिस रेशियो इंडिकेट कंपनीज एबिलिटी टू पे इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, अ रेशियो ग्रेटर देन 1 इंडिकेट्स। अब देखो क्वेश्चन, आप देखो सारे रेशियो बोल रहे। अब सॉल्वेंसी रेशियो में 2 रेशियो ऐसे हैं जो लिक्विडिटी रेशियो, डेब्ट कैपिटल डेब्ट इक्विटी रेशियो, और ये 2 चीजें आप बिल्कुल याद रखना। देखो सारे जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो वो जितना ऊपर उतना अच्छा कंपनी के लिए। सॉल्वेंसी के केस में क्या होगा? सॉल्वेंसी के केस में क्या होगा कि डेब्ट इक्विटी रेशियो जो होगा वो अप रहेगा, जितना अप रहेगा उतना रिस्क है डेब्ट इक्विटी में, वो जितना लो रहेगा उतना अच्छा है। लायबिलिटीज रेशियो में क्या होगा? 1 से ज्यादा होना चाहिए, हमेशा 1 से ज्यादा होना चाहिए लायबिलिटीज, और लिक्विडिटी करंट रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो ये 1 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, डेब्ट वाले केस में डेब्ट इक्विटी रेशियो में वो जितना लोअर रहेगा रिस्क उतना कम रहेगा, जितना अप रहेगा रिस्क उतना ज्यादा रहेगा। टर्नओवर में जितना अप उतना अच्छा। अब उसके बाद डेटर टर्नओवर रेशियो, इसको क्या करते हैं? ये सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर। सेल्स कितना अपना 1 लाख, 10 lakhs है, 10 lakhs डिवाइडेड बाय डेटर्स कितने हैं? कितना आएगा? सिक्स 6.66। तो ये आपका टर्नओवर रेशियो है। क्लियर? नेक्स्ट है डेब्ट कलेक्शन पीरियड रेशियो। एक रेशियो ये भी होता है। अच्छा, ये चीज हम लोगों ने पढ़ाना है। इट इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स अ डेटर टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर। अ हायर रेशियो इंडिकेट इफिशिएंट क्रेडिट कलेक्शन। ये जितना अप रहेगा उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आइए डेट कलेक्शन पीरियड रेशियो। ये क्या है? 365 डेज डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो कितना आया था? 6.66। तो 365 डिवाइडेड बाय 6.66 कितना आएगा? कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा। बताइए। कितना आएगा? 61। तो ये डेब्ट कलेक्शन रेशियो है। अरे भाई सही बताओ, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, आप लोग बताओ। कोई 61 बोल रहा है, कोई एक कैलकुलेटर से चेक करो। मैं ही कर लूं क्या? 6 61 तो नहीं होगा, इम्पॉसिबल, क्योंकि 6.66 है और 365 है। 60 से नीचे ही आएगा वो। कितना आ रहा? 54.80 सर। 54.80। तो ये 54.80 आएगा इसका रेशियो। तो ये आपके हो गए सारे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। इसमें हार्दिक ने पूछा है कि यहाँ पे टर्नओवर रेशियो क्या होता है। देखो टर्नओवर रेशियो हम लोग ने पहले भी इसको बताया था। क्या कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है क्या हार्दिक, या क्लियर हो गया? ये इतने सारे रेशियो हैं जो आपको पढ़ने हैं। ये आपको सिर्फ इतने याद रखें, इसमें 2-4 डेटर्स टर्नओवर सिग्निफिकेंस मींस
अच्छा, दिस रेशियो टेल्स हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर अ कंपनी टू कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम इट्स डेटर। अ शॉर्टर पीरियड इज अ प्रेफर्ड एज ए इट इंडिकेट्स क्विकर कैश इनफ्लो। कहने का मतलब है कि ये जितना कम रहेगा उसका मतलब है कि आप डेट कलेक्शन अपने डेटर से उतना जल्दी कर लेते हैं। ये जितना ज्यादा रहेगा इसका मतलब है कि आप उतने ज्यादा दिन में आपका कैश फ्लो नहीं आ रहा है। एक बार पैसा गया तो स्टॉक हो गया, किसी को उधारी दिया वो 6 महीने बाद दे रहा है, 1 साल बाद दे रहा है। क्लियर? टर्नओवर, टर्नओवर में देखो, टर्नओवर में कौन सा टर्नओवर, एक ओवरऑल टर्नओवर की बात कर रहे हो या फिर एक स्पेसिफिक? ओवरऑल टर्नओवर या स्पेसिफिक? प्रीवियस रेशियो। अच्छा, इसको देखना है, डेटर टर्नओवर रेशियो। ये it indicates how many times debtor turnover during। इसका मतलब है कि एक डेटर है, जैसे राम ने आपसे प्रोडक्ट खरीदा, कितनी बार लिया, एक बार एक डेटर कितनी बार ले रहा है आपसे प्रोडक्ट, तो वो है टर्नओवर रेशियो, सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर्स। डेटर्स आपसे कितनी बार ले रहे हैं। ओके, तो ये हमारा खत्म हो गया रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। मैंने इसको ऐसे ढंग से पढ़ाया है, बुक में आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूज कर जाएंगे। क्वेश्चन लिया, ये इस तरह से सॉल्व करके, क्वेश्चन बुक में आपके नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये क्रिएट किया ताकि आपको ये समझ में आए कि कैलकुलेट करके क्वेश्चन का जो लेवल ऑफ क्वालिटी है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, वो इसी तरह से आएगा। इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देगा आपको, ये फिगर देगा और आपको सॉल्व करने के। लेकिन सर वहाँ पे थोड़ा डेटा घुमा फिरा के देते हैं, मतलब सिंपली हम डायरेक्टली पुट नहीं कर पाते। अगर हमें फॉर्मूला भी पता होगा तो इस हिसाब से डायरेक्टली नहीं देते क्वेश्चन, थोड़ा डेटा देखिए को घुमाते थे। नहीं, मैं बताता हूँ, डेटा को घुमा करके वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं देंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपने प्रैक्टिस किया है, आपको सिर्फ ये जो फिगर पता है, आपको मैंने इसके बारे में बता दिया कि कितने टाइप्स के आपके रेशियो हैं, कितने टाइप के रेशियो हैं और कौन कौन से कैटेगरी में आएंगे। वो प्रॉफिट वाले कौन कौन से हैं, सॉल्वेंसी वाले कैसे कितने हैं, टर्नओवर वाले कितने हैं, ये आपको पता हो गया। अब आपको पता ये होना चाहिए कि ये जो रेशियो को कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट विल कम फ्रॉम प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा किस पे, इस पे। इसको याद रखना पड़ेगा कि ये जो पैरामीटर दे रहे हैं, जहां पे पीरियड की बात आएगी वो क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, 365 पीरियड की बात कर रहा है, डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो ये इतना बोल देगा और ये फिगर को आपको नहीं देगा, ये फिगर आपको नहीं देगा। आपको बोलेगा कि कैलकुलेट करने के लिए, ऐसे समझो, आपको बोलेगा कि व्हाट इज द, ये पूछेगा और आपको फिगर क्या देगा, ये फिगर नहीं देगा, आपको फिगर ये देगा। आपको ये फिगर रहेगा, सेल्स का फिगर रहेगा, डेटर का फिगर, एक स्टेप आपको कंफ्यूज कर देगा। तो आपको पहले ये निकालना होगा, उसके बाद फिर आप ये निकालेंगे, तब ये निकलेगा, क्योंकि आपको हाँ ये सर, फिगर। इसी तरह से पिछली बार एक क्वेश्चन आया था सर, करंट मैंने कहा ना, रेशो पे। तो कॉन्सेप्ट अगर करंट आपको पता है तो आप एक काम करो ना, देखो ये इसको याद कैसे रखते हैं ना, इसको कनेक्ट कर लो एक तरह से। कनेक्ट कैसे करो बताते हैं, सिंपल। टर्नओवर रेशियो में कितने हैं, 3 रेशियो पढ़ने हैं आपको। एक स्टॉक टर्नओवर रेशियो, दूसरा आपको क्या पढ़ने हैं, डेटर्स पीरियड, डेटर्स, एक डेटर्स टर्नओवर रेशियो और डेटर्स कलेक्शन रेशियो, है ना, कलेक्शन पीरियड रेशियो। तो आप इसको ऐसे याद रखो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि हमको एक स्टॉक चाहिए, इसका कोई रिलेशन बाकी टर्नओवर में नहीं होगा, अनलेस आपके पास ये फिगर यहाँ पे देखो, COGS बोल रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये और क्लोजिंग स्टॉक, इसका कोई भी रिलेशन इस वाले से नहीं है। ठीक है, देखो कोई भी नहीं है ना, यहाँ सेल्स है, डेटर्स है, यहाँ सेल्स डेटर्स, सेल्स का फिगर इसमें कुछ नहीं है। तो आपको ये सेपरेटली याद रखना है, ये वाला याद रखना है कि टर्नओवर जब रेशियो है तो उसका हम अगर कलेक्शन की बात करेंगे, पीरियड ऑफ कलेक्शन की, तो उसको हमको पहले ये फिगर निकाल करके किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इस 365 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये याद रख लेना। अब आ जाओ इधर,
देखो मैंने ये बोला था, ठीक है, अब देखो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, इसको याद रखने के लिए क्या होगा, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बोल रहा है, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बोल रहा है यहां। तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये वाले पार्ट को आपको याद रखना होगा। ये वाले पार्ट को आपको याद रखना होगा कि ये कैसे निकलता। अगर ये आपको याद है तो कोई भी तरह का क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देगा, आप आराम से उसको सॉल्व कर देंगे। अगर ये आपको याद नहीं है, वहां जाकर के सोच रहे यार वही तो याद नहीं आ रहा कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा, एंड दैट विल कम फ्रॉम प्रैक्टिस ओनली। सर बोलिए। सर रेशियो एनालिसिस में मतलब और रेशियोज भी हैं, हमने सिर्फ यही रेशियोज करनी है? हाँ, आपको यही रेशियो पढ़नी है, इससे ज्यादा आपको इसमें पढ़नी ही नहीं है आपको। अच्छा, एक और भी इसमें एक चीज और सर भी होगा, सिलेबस में तो बहुत देखो सारी रेशियो दी हुई है ना। आपको मैंने एक और क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है, एक क्वेश्चन और आएगा आपका, याद रखना, अभी याद आ गया, ये आया था पिछली बार। ये पूछेगा आपसे, सही, व्हाइट ड्रेसिंग, ये क्वेश्चन पूछ देगा व्हाट इज व्हाइट ड्रेसिंग। व्हाइट ड्रेसिंग का मतलब ये होता है, ये भी रेशियो एनालिसिस का ये टॉपिक है, इसमें आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट इज व्हाइट ड्रेसिंग। व्हाइट ड्रेसिंग का मतलब है कि हम लोग डेटा को मैनिपुलेट करते हैं उसको सही दिखाने के लिए, एक्चुअल में वो डेटा है नहीं, उसको सही दिखाने के लिए डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, उस रेशियो को मैनिपुलेट करते हैं, इसका मतलब ये सर हुआ। विंडो ड्रेसिंग होता है ना सर? अरे सॉरी, व्हाइट, हाँ, माय मिस्टेक, विंडो ड्रेसिंग, ठीक है, व्हाइट ड्रेसिंग नहीं, विंडो ड्रेसिंग, व्हाइट ड्रेसिंग। इसका मतलब ये होता है कि डेटा को मैनिपुलेट करके दिखाया जाएगा, बट वो एक्चुअल में डेटा नहीं है, उसको मैनिपुलेट किया गया है। ये क्वेश्चन आ सकता है। बाकी जितना आपको बताया मैंने वो एनफ है, और प्रैक्टिस कीजिए मॉक टेस्ट पे, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है इस चैप्टर को, आगे बढ़ जाइए, इसमें आपको सर पीएचडी नहीं एक करना। न्यूमेरिकल टफ आया था, इससे मुझे याद है, करंट रेशो पूछा गया था, लेकिन उसमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दिया ही नहीं था, उन्होंने घुमा फिरा के उधर इधर डेटा दिया था। करंट एसेट्स पूछा था, करंट लायबिलिटीज दिया ही करंट नहीं था। करंट रेशो पूछा था, उसमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दिया ही नहीं था। देखो कैश क्वेश्चन कैसे आएगा अब बताते हैं, देखो सर एक कंफ्यूजन, बार विंडो ड्रेसिंग रिपीट कर दो। देखो मैं बताता हूं क्या कंफ्यूजन आएगा। अब देखो, अभी क्या है कि ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स इनटू 100 है। आपके पास जो फिगर है, पूछा कि सेल्स क्या है इसका, सेल्स का फिगर, अगर सेल्स निकालना होगा तो आप क्या करोगे, आप करोगे यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो डिवाइडेड बाय क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100, ये होगा उल्टा होगा सर, उल्टा। 100, ठीक है, ये होगा, नहीं सर, उल्टा होगा, ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर आएगा और रेशो नीचे आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, सही है, सेल्स, अच्छा, यस,
ये तो इधर चलाएगा ना, ये ऐसे आएगा। तो आपका जैसे जीपी डिवाइडेड बाय जीपीआर, यही होगा ना, इनटू 100। आपको फिगर याद होना चाहिए, आपको ये फिगर याद होना चाहिए कि ये जो फॉर्मूला है इससे अब क्या आएगा, सेल्स का फिगर नहीं दिया है, सेल्स को निकालने के लिए क्या आएगा, या फिर आपको ऐसा कोई दो चीज दे देगा, जैसे देखो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक देता है मैं सर। बताता हूं। अब जैसे क्या है ना, ये नेट प्रॉफिट दे दिया आपको, ठीक है, नेट प्रॉफिट बोल रहा है, ये दिया हुआ है। अब नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, अब नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए ఏంద్రా आपको क्या करना, सेल्स, आपको नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे ఏయ్, 20 ఏదో डिवाइडेड बाय చూసి सेल्स రాదే इंटू 100 అరే होगा। ఎటుక అక్కడనే నువ్వు వచ్చింది ఎందుకే నిద్రపోవడానికి వచ్చినావా అనే रमेश रमेश ఆ? प्लीज म्यूट, रमेश చెప్పు प्लीज నిద్రపోవడానికి म्यूट, వచ్చినావా रमेश प्लीज म्यूट, ठीक है। तो आपको एक स्टेप ज्यादा है, तो इसमें आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे तो ये फिगर अगर मिस भी कर जाए ना, तो आपको आपको पहले कोरिलेट करना पड़ेगा। कोरिलेट कैसे करना पड़ेगा, सबसे वो ऐसे करना पड़ेगा कोरिलेट कि ये जो आपने बनाया, तो आप पहले देख लो कि नेट प्रॉफिट, अच्छा कभी भी एक चीज और देख लो, एक चीज सिमिलैरिटी और दिखाते हैं। चलो अब देखो, हम लोगों ने 3 पार्ट में बांटा है रेशियो को, किस किस, प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरा सॉल्वेंसी, तीसरा टर्नओवर, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा कि सॉल्वेंसी के जो पैरामीटर आपको दिया जाएगा और पूछेगा प्रॉफिटेबिलिटी का, वो लेवल के क्वेश्चन आपको CAIB में आ सकता है, JIB में नहीं आएगा। तो इसमें आपको जो 3 पैरामीटर है, इसमें इसको याद रखना पड़ेगा। जैसे ये यहाँ पे डेटर्स टर्नओवर रेशियो है, ठीक है, तो ये तीनों पैरामीटर आपको अगर याद है, अब जैसे यहाँ डेटर है, ठीक है, यहाँ पे डेटर की बात आ रहा है, तो डेटर के साथ सेल है, सेल आपको पता होना चाहिए कि इस वाले पैरामीटर में सेल्स का फिगर आएगा। तो सेल्स का फिगर कहाँ कहाँ आ रहा है, एक टर्नओवर रेशियो में भी आता है, प्रॉफिटेबिलिटी में भी आता है। तो ये फिगर अगर मैच कर रहा है किसी के साथ, आपको सिर्फ ये याद रखना कि सेल्स किसके में आता है कैलकुलेशन में, तो सेल्स एक किसमें आता है और दूसरा किसमें आता है, यहां पे आता है। सेल्स का फिगर यहां पर है, इसको कोरिलेट कर सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इसको कोरिलेट करके उससे क्वेश्चन आपको मैच करके दे देगा कि आप ये निकालिए। अगर फॉर्मूला आपको याद है, आप आराम से निकाल लोगे। तो फॉर्मूला एक बार लिख लो, प्रैक्टिस कर लो, 3 मार्क्स आएंगे इससे, 100% 3 मार्क्स इससे आ जाएंगे आपको। सर एक बार विंडो ड्रेसिंग रिपीट कर दो। विंडो ड्रेसिंग इज समथिंग लाइक दैट, ऐसा है कि आप देखो किसी की शादी होती है, ठीक है, लड़कियों को शादी के टाइम में क्या करते हैं, जब लड़के वाले देखने के लिए आते हैं शादी के वक्त में, तो लड़की को पूरे प्लास्टर ऑफ पेरिस से ढक दिया जाता है। ढकते कि नहीं, ढकते कि नहीं ढकते, प्लास्टर ऑफ पेरिस से ढक दिया जाता है। तो जो पैकेट है, जो पैकेज है अंदर, उसको आप दिखाते हो डिफरेंट। तो विंडो ड्रेसिंग इज लाइक समथिंग लाइक दिस, कि आप अंदर का फिगर कुछ और है, आप उसको मैनिपुलेट करके कुछ और दिखाते हो। होता है कि नहीं होता है जी ऐसा, कि अगर किसी की शादी होनी होती है तो लड़कियों को इतना मेकअप कर दिया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा दिया जाता है उसमें, कि वो बिल्कुल ही डिफरेंट दिखने लगती है। लेकिन जब प्लास्टर ऑफ पेरिस हटता है तो वो डिफरेंट दिखती है। सर मैडम बुरा मान जाए, अरे नहीं नहीं ये मजाक कर रहे हैं, डोंट वरी, आई एम नॉट गिविंग यू एनी एग्जांपल टू एनीवन, आई एम नॉट कोटिंग टू एनीवन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ना फन की मैंने ऐसे ही बात किया। तो विंडो ड्रेसिंग इज समथिंग लाइक दैट, कि जैसे आप ऐसे समझो, ऐसे समझो कि मैंने, देखो ये सारे जो है रेशियो, एक चीज और भी है मैं बता रहा हूँ, रेशियो में एक चीज और भी है। क्या है कि रेशियो जो होता है ये एग्जैक्ट फिगर नहीं बताता है, अल्टीमेटली इट कैन ऑल्सो बी मैनिपुलेटेड। क्यों, अब देखो ये जो सेल्स का फिगर है, ये सेल्स का फिगर है, यहाँ पे ये सेल्स का फिगर दिया हुआ है, ठीक है। सेल्स में कॉस्ट आएगा,
कॉस्ट के बाद सेल्स आएगा। मैंने जानबूझ करके सेल्स का फिगर अपने जर्नल में लेजर में बढ़ा दिया है, यार 10 रुपये सब में बढ़ा दो ताकि मेरा ये रेशियो बढ़ जाए। ऐसा कर सकते हैं ना। तो सपोज करो कि मेरा एक्चुअल जो कॉस्ट है किसी प्रोडक्ट को, इस पेन को बनाने के लिए 100 है और मैं दिखा रहा हूं और मेरा सेल जो हुआ है वो 100 पे ही हुआ है, लेकिन मैं दिखा रहा हूं 110, मतलब 10 रुपया ज्यादा दिखा रहा हूं, तो मेरा रेशियो कुछ और आएगा। ये जो रेशियो जो दूसरा आएगा, मान लेते हैं कि आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, मान लेते हैं इसमें मैंने नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स है, नेट प्रॉफिट इतना है और इसमें मैंने 50% इंक्रीज करके दे दिया डेटा, तो नेट प्रॉफिट अभी मेरा कितना दिखा रहा है 25%। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका डिवाइडेड बाय 50% आगे है, लेकिन एक्चुअल में ये 5 है, 5 लाख है। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये मार्जिन कितना होगा, टू परसेंट होगा ना जी। कितना होगा, मान लेते हैं कि इसको मैंने 50% किया, 10 लाख, ये 5 लाख है, सॉरी 5 लाख है, तो ये 50% आ गया। तो ये जो है मैनिपुलेशन हमने दिखाया, ये मैनिपुलेशन को ही वाइट ड्रेसिंग कहते हैं। सर थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग एक्स्ट्रा टाइम टू क्लियर। नहीं, आप कुछ भी पूछो बाबा, अभी तो टाइम भी है, आप 5-10 मिनट कुछ और भी पूछ सकते हो। कैसे, देखो अभी क्या है कि अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है, कहाँ जाना है, ऐप में जाना है। एज ए प्रॉमिस आपको 5 मिनट्स चैलेंज दिया गया है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप सारे लोग जाओ, 5 मिनट्स का चैलेंज एक्सेप्ट करो और अपने स्कोर को सामने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो। लेट्स सी कि कौन लोग कितना समझ पाए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट चैनल एक्सेप्ट कौन कौन कर रहा है आज, जल्दी यस यस कीजिए, नो नो कीजिए। ऐप में है, बिल्कुल फ्री है, जो भी आप अटेंड कर रहे हैं आप कर सकते हैं। मी, हेमंत, वेरी गुड, फास्ट। और कौन कौन एक्सेप्ट कर रहा है, विवेक, वेरी गुड। सर ये ऐप में कहाँ पे जाके मिलेगी? ऐप में मोर ऑप्शन में जाओ, मोर ऑप्शन में ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है, उस वाले में मिल जाएगी। जो मैराथन का आप ऐप है सर इसमें? नहीं, आप ऐप में बॉटम में जो ऑप्शन है माई कोर्स, उसके सबसे लास्ट में एक ऑप्शन है मोर, मोर ऑप्शन पे आप क्लिक करो, वहां पे आपको ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दिखेगा। ओके, देखो आप करो। चलो, और प्रतीक, यस, आज चैलेंज तो बहुत टफ है। देखो मैंने एक सरप्राइज गिफ्ट भी रखा है उनके लिए, और कुछ ये भी है। मैं देखना चाहता हूं कि इस वीक में जो टेस्ट दे रहे हैं, टॉप रैंकिंग किसमें सबका आता है। तो अभी तक जो टॉप रैंकर हैं वो 2 एग्जाम हुए हैं, जिसमें एक हेमंत है और दूसरा यार नाम आपने बताया नहीं, क्या है, एक कल जो हुए थे, आज वो क्लास अटेंड कर रहे हैं क्या आप में से? वो लगता आज नहीं कर रहे हैं। तो आज चलिए देखते हैं कि आज कौन होता है जो मैक्सिमम टाइम्स रहेगा। उसके लिए कुछ सरप्राइज चीज है मेरे लिए, मतलब उनके लिए मेरी तरफ से। तो चलिए स्टार्ट कीजिए फटाक से और शेयर कीजिए रिजल्ट।